अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो जनाब, हमने जो पेपर सॉल्व किया था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट क्लास के अंदर जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें कर चुके थे, उन्हीं की कुछ चीज़ों को हम आगे लेके पढ़ेंगे। यानी कि हमारा सेशन 3 उसमें नहीं हुआ था। दैट वाज मई जून 2025 पेपर 2। उसका सेशन 3 मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो मैं सेशन 3 कंप्लीट कर रहा हूँ। सेशन 3 के अंदर आपके पास बचे हुए वो क्वेश्चन होते हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट्स ने अभी तक टॉपिक नहीं पढ़े हुए होते, तो मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। अब मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखते हैं ज़रा उसमें आपके पास क्या चीज़ें हैं और क्या मुश्किल चीज़ें आपको मिल रही हैं जिसके लिए आप शायद शुरू से परेशान हो। चलें, सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, जो हमने छोड़ा था, दैट वाज़ अ क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने इस वक्त आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके बता दें। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ की जो इंडाइसिस की पावर सेम है, उन सबको उड़ा दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा याद रखिएगा कि छोटी पावर जो होती है वो बड़ी पावर के पास जाती है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। तो इसका मतलब अगर मैं गौर से देखूँ तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, y की पावर 5 रहेगी, लेकिन उसके पास पावर आ जाएगी 2, क्योंकि नीचे वाई स्क्वायर है। और मेरे पास x ऑलरेडी नीचे क्यूब था, तो ऊपर मेरे पास 2 था, तो वो 2 उसके पास चला जाएगा, तो 3 माइनस 2। पावर इंडाइसिस के अंदर जब हम रूल इंडाइसिस रूल की बात करते हैं, तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो बेस सेम होने से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा 7y की पावर 3 बनेगा x की पावर 1, जो कि लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो इट विल बी 7y क्यूब divided by x. That is the final answer for this one. Now go to the question number 12. That was the factorization which we left. So now I can take something really common from that part. If something is common तो मैं उसे कॉमन ले लूंगा, और अगर नहीं है तो मैं उसे सोचूंगा कि रीअरेंज करके शायद मैं उसे कॉमन ले पाऊँ, तो मैं रीअरेंज कर लूंगा। तो जैसे मेरे पास 7hx है, अब शुरू की दो टर्म से मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, तो मैंने 21fx को इसके पास लिखा, प्लस का 6fy माइनस 2hy, इनको एक साथ कर दिया। अब मैं कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन लेने से इसमें 7x हो जाएगा और ये हो जाएगा h माइनस 3f। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं 2y को कॉमन ले लूँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3f माइनस h। अभी एक प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे दो ब्रैकेट्स तो सेम हो चुके हैं, यानी कि ये वाला, और सॉरी ये वाला और ये वाला, लेकिन इनकी साइन सेम नहीं है। तो इनकी साइन सेम करने के लिए, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इस केस के अंदर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, उससे इसकी साइन चेंज हो जाएगी इस तरह से, यानी कि 7x इंटू एच माइनस 3f। और मैं जब इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो इट विल बी माइनस 2y, और ये हो जाएगा h माइनस 3f। ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन से, अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अब अगर मैं h माइनस 3f को कॉमन लेता हूँ, तो इट विल बी h माइनस 2y, ये हो जाएगा h माइनस 2y। ठीक है, ये हो गई फैक्टराइजेशन। नाउ गो टू दैट वन। अब जाते हैं हम अपने पास 15वें सवाल पे, जो हमने छोड़ा था एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15। दैट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पैटर्न। पैटर्न से क्वेश्चन था, दैट इज फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम द अलजेब्रा। तो मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ अलजेब्रा का पार्ट नहीं किया हुआ, इसलिए मैं उसके क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अब वो उनका पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है, तो इसका मतलब अब जो अगला पास पेपर हम अपलोड करेंगे उसके अंदर आप अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट देखेंगे, एक्सेप्ट वन आई गेस, देयर विल बी काइनेमेटिक्स, वो रिमेनिंग है बस। ठीक है, तो अब मेरे पास है एग्जैक्टली पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 4। ये सारे पैटर्न्स मुझे दिए हुए हैं। उसने कहा पैटर्न नंबर 1 से 1 के अंदर वैल्यूज दी हुई है। नंबर ऑफ वाइट बीड्स 5, 7, 9 एंड 11, दीज आर द वाइट बीड्स दैट हैव प्रोवाइडेड इन एवरी पैटर्न। तो अब पांचवें पैटर्न में कितनी वाइट बीड्स हैं, अगर मैं पहले से कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, तो यार यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, तो इसका मतलब 11 प्लस 2 कर दूंगा मैं, तो दैट विल बी 13, और यही मेरा पैटर्न होगा। मतलब इसी ये तरीके मुझे मिल जाएगी नंबर ऑफ वाइट बीड्स। अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ बीट्स का मतलब ये हुआ कि उस पे पूरे में टोटल कितनी बीट्स थी। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों को आपस में ऐड करता चला जा रहा है। ओह नो, ऐड नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है। 5 + 1 6 है, 7 + 2 जो है वो 9 होता है, उसने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 9 + 3 भी 15 नहीं होता। अच्छा, अब इसमें देखना पड़ेगा कि कितनी बीट्स के साथ वो क्या गेम कर रहा है। तो टोटल बीट्स को कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा इसमें ब्लैक बीट्स भी है ना, जो कि मैंने काउंट नहीं की, तो इस वजह से वो मेरे पास से मिस्टेक हो रही है। ठीक है, 7 बीट्स वाइड है और ब्लैक बीट्स काउंट कर लेते, तो अब इसमें टोटल पैटर्न के लिए मेरे पास 13 बीट्स जो थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसने मुझसे पूछा नंबर ऑफ वाइट बीट्स, पैटर्न नंबर 4, पैटर्न नंबर 13। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास ब्लैक बीट जो है वो किस क्वांटिटी के साथ बढ़ रही है। पहले पैटर्न में ब्लैक बीट 1 थी, दूसरे पैटर्न में ब्लैक बीट 3 हो गई, तीसरे पैटर्न में ब्लैक बीट हो गई मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 10। अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस है 2 का, इसका डिफरेंस है 3 का, इसका डिफरेंस है 4 का। ठीक है, तो इसका मतलब अगले वाले में जो ब्लैक बीट्स की तादाद होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15।
तो 13 ऑलरेडी पहले से है और 15 मैं और मिलाऊंगा, तो 15 और 3 हो जाएगा मेरे पास, यानी कि ब्लैक बीट्स उसमें 15 और ये 13, तो ये हो जाएगा मेरे पास 28। अच्छा, पेपर 2 होने के बावजूद मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करता, मुझे थोड़ी सी उलझन होती है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में, तो ये आप लोग भी किया कीजिए कि कैलकुलेटर कम इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि आप जब कैलकुलेटर को अपना माई बाप बना लेंगे तो फिर जो है ना आपसे हिसाब किताब नहीं होगा, तो आप उसमें गलतियां करेंगे और फिर जब आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी होगी तो आपसे नहीं होगी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करें विदाउट द कैलकुलेटर, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उससे थोड़ा सा ये होगा कि आपकी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो मैं बोलता हूँ यार मैं मैनुअली कैलकुलेट करता हूँ तो इससे मेरी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड आपको खुद भी बढ़ानी है अपनी कैलकुलेशन की, क्योंकि आपने कैलकुलेटर को बनाया है, कैलकुलेटर ने आपको नहीं बनाया। ठीक है, तो चले अब जरा देखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीट्स इन पैटर्न एन। पैटर्न एन के अंदर वाइट बीट्स की जो तादाद है उसके बारे में वो आपसे एक्जैक्टली बात कर रहे हैं इस वक्त कि वाइट बीट्स के अंदर पैटर्न ऑफ जो होगी तादाद वगैरह वो जो है वो भी है, वो क्या है, तो पैटर्न की बात कर रहा है वो। तो एन टर्म में आपको पैटर्न बताना है तो बहुत आसान था क्योंकि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, डिफरेंस सेम है। तो मैं ये काम कर देता हूँ बड़ा आसान सा, जो आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा, वो ये कि फर्स्ट टर्म इसकी 5 है और n-1 और कॉमन डिफरेंस इसमें 2 आ रहा था, तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया कौन सा वाला, a प्लस n-1 d वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2n-2 और ये हो जाएगा आपके पास 2n 5 माइनस 2 इज प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया 2n प्लस 3 एग्जैक्टली। अब वो कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ बीट्स इन पैटर्न एन, ओ हो, पैटर्न एन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बीट्स कितनी होगी। अब सवाल पैदा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सवाल दिया हुआ टोटल 2 मार्क का। देखो बच्चा, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्टली इसके साथ कोई तालमेल बना के कुछ कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो मैं सिंपल अपने वे पे जाऊंगा जिस तरह से मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ये जो सीक्वेंस है ना इसके अंदर ब्लैक बीट्स भी शामिल हो रहे हैं, मतलब टोटल बीट्स के अंदर ब्लैक और रेड दोनों शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ चेक करूंगा क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब मैं आपको दूसरी चीज़ की तरफ जाऊंगा। पहले मैं देखता हूँ यहाँ का कोई पैटर्न, इसमें बना हुआ है 4 का डिफरेंस, इसमें बना हुआ है 5 का डिफरेंस, इसमें बना हुआ है 6 का डिफरेंस और इसमें बना हुआ है 7 का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस तो सेम नहीं है पर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जरूर सेम हो सकता है। अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस को सेम करने के लिए जाऊँ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 4 और 5 के बीच में वो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अब ये किसको रिजेम्बलेंस दे रहा है, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जब सेम होता है तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की बात हो रही है, तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का तरीका क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू है वो 2a के बराबर है, ये वाली जो वैल्यू है वो 3a प्लस बी के बराबर है और ये वाली a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो यहाँ से पहले मैं वैल्यूज उठा लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, फिर 3a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और 2a इज इक्वल टू 1। तो अगर a की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1/2। इस वैल्यू को मैं यहाँ डालूंगा सेकंड इक्वेशन में, यहाँ से मुझे b मिल जाएगा प्लस बी इक्वल टू 4। तो b बनाने के लिए मैंने किया 4 माइनस 3/2। तो b की जो वैल्यू है 4 माइनस 3/2 का मतलब वो 2 4 8 माइनस 3 5 5/2। और अब मैं करूँगा 1/2 प्लस 5/2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, जो कि c मुझे मिलेगा 6 माइनस 1/2 माइनस 5/2 विच मीन्स ये हो जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब होता है 3, यानी कि 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जनरल सीक्वेंस होती है क्वाड्रेटिक की वो होती है an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो भाई मेरे पास जो आ रही है a की वैल्यू वो आ रही है चंदा 1/2 n स्क्वायर प्लस b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/2 n और c जो आ रहा है वो आ रहा है एग्जैक्टली 3। अब एक छोटा सा काम मैं इसमें कर सकता हूँ कि मेरा अगर दिल चाहे तो 1/2 n मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बन जाएगा n प्लस 5 और ये हो जाएगा प्लस का 3। दैट इज एग्जैक्टली माई nth पैटर्न फॉर द टोटल वैल्यूज। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या छोड़ा हुआ था, अच्छा इसके बाद एक और पार्ट भी था इसमें, पार्ट सी। इसमें कह रहा है कि बिल हैज ओनली 88 वाइट बीट्स बट लॉट्स ऑफ ब्लैक बीट्स, पैटर्न P is the largest possible pattern he can make using these beats. Work out the value of P. Bill has only 88 white beats but lots of black beats. अच्छा, अब lots of यानी कि इसका मतलब बहुत सारी black beats उसको मिलेंगी, उसके बाद जो है वो इस पैटर्न को क्रिएट कर लेगा। ठीक है, वो पैटर्न का नाम है P। अब उसने बोला कि P की वैल्यू निकालो। ओहो, अब तो फंस गए, यानी कि P की वैल्यू निकालनी है और मुझे ये भी देखना है एग्जैक्टली कि पैटर्न P जो है वो एक nth पैटर्न है, ठीक है, जिसकी ये बात कर रहा है इस वक्त आपसे। बिल हैज़ ओनली 88 वाइट बीट्स। अच्छा, उसके पास ओनली 88 वाइट बीट्स है। तो बेटा अगर मैं वाइट बीट्स के पैटर्न की बात करूं तो उसमें क्या था फॉर्मूला 2n+3। ठीक है, यानी कि इसका मतलब उसका nth पैटर्न जो था वो 2n+3 जो है इक्वल टू 88 हो जाए। ठीक है,
फिर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो 2n इज इक्वल टू 88 माइनस 3 और n की वैल्यू हो जाएगी 88 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 8 में 3 जाएगा 5, तो ये 85/2 n की वैल्यू आ गई, एक इंटीजर, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, जो कि ऐसा हो नहीं सकता यानी कि 85/2 का मतलब ये हुआ कि मुझे करना पड़ेगा n बराबर है 42.5 के। अच्छा, ये उसने मुझे निकाल के दे दी एक सेंट्रल वैल्यू, लेकिन इसका कोई मकसद ही नहीं है, मकसद ही फौत हो गया। क्यों क्यों फौत हो गया? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि भाई n कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। अगर n कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकता तो वाई वी आर हैविंग 42.5, हमें 42.5 क्यों मिला? अब देख लेते हैं। देखो बेटा, 42.5 आपको इस वजह से मिला कि आपने सवाल को दोबारा से पढ़ना है। उसने लिखा था बिल हैज ओनली 88 वाइट बीट्स बट लॉट्स ऑफ ब्लैक बीट्स। ब्लैक बीट्स की तादाद उसके पास ज़्यादा थी, और वो कौन सा पैटर्न होगा वो आपको नहीं पता, क्योंकि ब्लैक बीट्स और वाइट बीट्स की तादाद जो है वो कभी भी देखा जाए तो कंपैरेटिवली सेम नहीं थी, वो क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट अगर हम फिगर आउट करने की कोशिश करें तो वी कैन से दैट ऑन फिफ्थ पी 42 यानी कि 42th पैटर्न जो होगा, मतलब 42.5 तो जा नहीं सकते, अगले पैटर्न की कुछ वैल्यूज नहीं पिक कर सकता मैं, तो 42 जो है वो एग्जैक्टली वो पैटर्न होगा जिसके अंदर मेरे पास लार्जेस्ट पॉसिबल पैटर्न मैं इन बीट्स को यूज करके बना सकता हूँ। मतलब 42.5 वाला तो पैटर्न नहीं बन सकता ना, वो तो कोई काउंट ही नहीं है। तो 88 बीट्स यूज करके मैं सिर्फ 42th पैटर्न बना सकता हूँ, तो इट मींस इट विल बी 42। अच्छा, अब इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली वही वैल्यू चाहिए थी या वो चाहिए था या ये चाहिए था, नहीं नहीं भाई, उसने यही पूछा था कि मेरे पास ओनली 88 बीट्स है, तो आप मुझे ये बता दें कि इनको यूज करते हुए मैं कौन सा सबसे लार्जेस्ट पैटर्न बना सकता हूँ, ये उसने पूछा था आपसे। ठीक है, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि नहीं यार ये 42.5 कैसे आ गया। भाई हो सकता है सारी बीट्स इस्तेमाल ना हो, कुछ बीट्स रह जाएं, तो रह भी तो सकती हैं। तो उसने ये पूछा था ना आपसे कि भाई मैं कौन सी लार्जेस्ट बीट्स बना सकता हूँ, मतलब कौन सा लार्जेस्ट पैटर्न बना सकता हूँ इन 88 बीट्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया फंक्शन का क्वेश्चन। फंक्शन के क्वेश्चन में क्या आया आपके पास, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आपको -8 को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि जब आप f के अंदर देखें कोई वैल्यू -8 लिखी हुई x की जगह पे, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू इनपुट दैट वैल्यू, मतलब आप उस वैल्यू को अपने फंक्शन में इनपुट करने वाले हैं। तो आपने क्या किया एग्जैक्टली 10 माइनस -8 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, इट इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। तो आ गया 6। यहाँ पे उसने पूछा भाई आपको इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स निकालने का तरीका ये होता है मेरे बच्चों के y लिखते हैं आप सबसे पहले fx या gx की जगह पे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि x को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो मैंने x यहाँ लिखा और y यहाँ लिख दिया +3, और अब मैं y को बना दूंगा सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू y। तो अब ये मेरा बन गया बेसिकली इन्वर्स, दैट इज x माइनस 3 ओवर 4। ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है इन्वर्स को कन्वर्ट करने का। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक ग्राफ का है, जो भी वो भी मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, इसमें मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसमें मेरे पास लगेगा टाइम, अगर मैं सिंपली वैल्यू निकालूंगा, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यार अब मुझे जो है ना टाइम थोड़ा सा अपना बचाना भी है पेपर के अंदर, क्योंकि सारा टाइम इसी तरह से लगा दूंगा तो फिर क्या फायदा। अच्छा जी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -8, तो वो मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया सबसे पहले। उसके बाद उसने बोला ड्रॉ द ग्राफ, तो आपको भाई ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ को कंप्लीट करना है। तो ग्राफ कंप्लीट करने का तरीका होगा -3 पे -8 आपको मार्क करना है अच्छे बच्चों की तरह। तो -8 मैंने मार्क कर दिया -3 के ऊपर, और उसके बाद मुझे मार्क करना है -2 पे +6। -2 पे मैंने +6 भी मार्क कर दिया। उसके बाद -1 पे 8 पॉजिटिव का, तो वो भी मैंने मार्क कर दिया। फिर 0 पे उसने बोला 4 मार्क कर दें, तो मैंने वो भी कर दिया। फिर उसने बोला मुझे 1 पे 0 मार्क कर दें, मैंने वो भी कर दिया। फिर उसने बोला मुझे 2 पे 2 मार्क कर दें, तो मैंने कहा भाई ये भी ले ही लो। और फिर 3 पे 16 मार्क कर दिया, तो 3 का 16 ये आ गया। और आगे उसने कहा ड्रॉ द ग्राफ। ओ भाई क्या बात है, तो ड्रॉ द ग्राफ कर देते हैं, इसके ऊपर हम ग्राफ बना देते हैं यूँ करके। यहाँ से ये हमारा कर्व आएगा फेस यूँ करके, और ये वाला कर्व जो है वो यहाँ से के साथ टकरा के यहाँ से चला जाएगा। ठीक है जी, ये कर्व तैयार हो गया। अब अगर बाय ड्राइंग अ सूटेबल टेंजेंट ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन चाहिए आपको, स्ट्रेट लाइन, सॉरी टेंजेंट नहीं स्ट्रेट लाइन। तो ये बराबर है एग्जैक्टली, अगर सवाल को देखा जाए तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो थी ओ हो, ये पूरी तो बराबर नहीं थी। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। मेरे पास इन दोनों के अंदर ये कॉमन चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि y-4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 5x, एक्स क्यूब माइनस 5x की मैंने वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को निकाल के मैं एग्जैक्टली इसकी जगह पे पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा y-4 -3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y-7, और उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो y+7 की मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। y+7 की जो लाइन है बच्चा जी वो आएगी यहाँ पे
और यहाँ से जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगा तो वो एक्स एक्सिस को कट करती हुई, वो ग्राफ को कट करती हुई जाएगी 3 पॉइंट्स पे। जो 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे वही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, जो कि पहला पॉइंट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास है 1.8 नेगेटिव का, दूसरा पॉइंट देखूँ तो वो मेरे पास है माइनस का 0.5, और तीसरा पॉइंट में देखूँ तो वो मेरे पास है 2.4। ठीक है जनाब, ये हो गए क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन। अब आगे आ जाते हैं। ओए होए होए, क्या सवाल है। एरिया निकालना है, मेंसुरेशन के साथ उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ दिया। ये सबसे मजेदार क्वेश्चन होता है। अब उसने बोला सबसे पहले शो दैट सी डी इक्वल टू एक्स माइनस वन। भाई शो करके दिखाओ कि सी से डी की जो लेंथ है वो एक्स माइनस वन है। ठीक है, ये वाली लेंथ। अब उसूलन देखा जाए, अगर जज्बात में ना आया जाए और उसूल से देखा जाए, तो उसूल से देखने का मतलब ये होगा कि भाई ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी। लेकिन अगर तुमको सिर्फ ये वाली निकालनी है तो इस पूरी लेंथ में से तुम ये वाला हिस्सा माइनस कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। कितना आसान था। यानी कि 2x माइनस थ्री में से तुम माइनस कर दोगे x माइनस टू को, तो तुमको c से d की लेंथ मिल जाएगी। तो तुमने क्या किया, यहाँ लिखा c से d, और 2x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस का हो गया 2। 2x में से x गया तो x बच गया, 2 में से 3 गया तो माइनस वन बच गया। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ द ई एफ जी डी। ए बी सी डी और ई एफ जी डी, ई एफ जी डी, ई एफ जी डी ये पूरा होल शेप है, और ए बी सी डी का एरिया उसने रेक्टेंगल का दिया हुआ है, दैट इज 1/5 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस वन, ई एफ जी डी। अच्छा, उसके जरिए आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी डी के एरिया के लिए थोड़ी सी कहानी हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये लेंथ तो मैं जानता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जैक्टली एक्स माइनस वन के बराबर है, लेकिन बी सी सी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके पास 3 आएगी। कैसे, क्या आप इस लार्जर लेंथ में से स्मॉलर लेंथ को माइनस करोगे तो आपके पास ये लेंथ 3 आ जाएगी। अच्छा, इस चुन्नू बाबू का एरिया इज 1/5 टाइम्स द एरिया ऑफ ई एफ जी डी, बड़े वाले के एरिया के बराबर। तो भाई चुन्नू बाबू का एरिया निकलेगा 3 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू, 1/5 का मतलब 1/5, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एरिया ऑफ द बड़ा शेप, बड़ा शेप जो था वो 2x माइनस थ्री और x प्लस थ्री था। तो मैंने क्या किया, 2x माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री। अच्छा देखो, इसमें ना सिर्फ आपको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर पैटर्न से हटे, मतलब जो अंग्रेजी उसने लिख के दी है ना अंग्रेज ने, उस अंग्रेजी को फॉलो कर लें, ऑटोमेटिकली आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस अंग्रेजी से हट के अपनी साइंस लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको साइंसदान बनाकर छोड़ेगा। ठीक है, नंबर भी पूरे नहीं मिलेंगे और साइंसदान भी बन जाएंगे। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 15 इंटू एक्स माइनस वन। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे, ये बनेगा 6x, माइनस का 3x और माइनस का 9। ये हो जाएगा आपके पास 15x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और ये 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 9। तो अब आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 9 माइनस का 15x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर, 3 में से 15 जाएगा तो माइनस का 12x बचेगा, और 15 में से 9 जाएगा तो बच्चा बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 निकालोगे कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहानी हो गई खत्म। ये आ गई तुम्हारे पास एक चुन्नी मुन्नी सी इक्वेशन जो कि वो तुमसे मांग रहा था। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा होगा यकीनन कि यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ऐसे ही कहता है हमेशा, इसलिए मुझे याद है। और जब भी वो 2 डेसिमल प्लेस या 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहता है ना, तो उसका मतलब यही होता है भाई सीधी जबान में कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी तो उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल दिया, तो मैं वही लगा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जो वैल्यू है वो 1 है, बी की जो वैल्यू माइनस 6 है, सी की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा तो माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस 6 के ऊपर स्क्वायर, माइनस का 4, ए है 1, सी है 3, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास एक्जैक्टली 2a, ए हो जाएगा 1। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 36, और माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा जी जनाब 6 प्लस माइनस 36 में से जाएगा 12, 36 माइनस 12, और आंसर का ले लें रूट, तो आपके पास आंसर देगा आपको 4.899 डिवाइडेड बाय 2। और एक दफ़ा आप 6 को लिखेंगे मतलब 6 प्लस 4.899 डिवाइड बाय 2, और एक दफ़ा आप लिखेंगे 6 माइनस 4.899 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई जब मैं 6 प्लस आंसर करता हूँ
और डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 5 + 5.449। ठीक है जनाब, ये हमारा पहला आंसर हो गया। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हुआ 5.45। और इसी तरीके से 6 माइनस का 4.899 डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें आंसर मिलेगा 0. वैसे आंसर मिल रहा है 0.5505 और ये हो जाएगा 0.551। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का ये मतलब होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द शेडेड एरिया। ओ हो, क्या कहना है, शेडेड एरिया निकालना है। अब शेडेड एरिया निकालने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि उसने तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना के इक्वेशन मुकम्मल कराई थी। अब कौन सी लेंथ इस्तेमाल करूँ कौन सी ना करूँ ये भी डिपेंड करता है। भाई देखो, छोटी वाली लेंथ जो 0.55 आई थी ना वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं उसको यहाँ डालूंगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा और यहाँ डालूंगा तो भी नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो उसका मतलब मैं तो फंस गया, मैं ये नहीं कर सकता। तो मुझे लार्जर लेंथ यूज़ करनी होगी। लार्जर लेंथ जो थी वो मेरे पास कौन सी आ रही थी, 5.45। तो ये वाली लेंथ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 5.45 माइनस 1 से ये बनेगी 4.45 और इस चुन्नू बाबू का एरिया निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4.45 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से बड़ी वाली जो लेंथ है जो ऊपर लिखी हुई थी, तो x की जगह मैं अगर लिखता हूँ 5.45 माइनस 3 तो ये कितनी होगी भाई मेरे 2 इंटू 5.45 ब्रैकेट माइनस 3, तो भाई ये आ रही है 7.9। और दूसरी वाली जो है x+3 यानी कि ये वाली हो जाएगी 5.45 + 3 का मतलब हुआ कि 8.45। तो इस बड़े बाबू का एरिया निकालने के लिए 8.45 को 7.9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा मुझे चाहिए शेडेड एरिया। शेडेड एरिया का मतलब ये हुआ कि बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले चुन्नू बाबू के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा भाई 8.45 मल्टीप्लाई बाय 7.9 माइनस चुन्नू बाबू जो थे हमारे वो क्या थे 3 मल्टीप्लाई बाय 4.45। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.45 ये आ रहा है हमारे पास 66.755 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4.45। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे नंबर्स क्यों लिखते हैं, पता नहीं सर के साथ क्या मसला है। बेटा मैं इसलिए लिखता हूँ इतने सारे नंबर्स क्योंकि मेरे पास फाइनल आंसर के अंदर अगर एक्यूरेसी आ जाएगी तो मैं उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे कर दूंगा। अगर मुझे उससे कम का आंसर मिलेगा तो हो सकता है मेरा आंसर गलत हो जाए। तो उसका सबसे आसान हल ये होता है कि आपको हर आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर लिखना होता है, जो कि इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा आपके पास 53.405 विच इज एक्जैक्टली 53.4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जनाब यहाँ पे हमारा पेपर हो गया मुकम्मल। ओ नहीं, एक सवाल रह गया सिंगल फ्रैक्शन का, इधर भी देखो। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन क्वेश्चन बाकी है जिसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2x+1 मल्टीप्लाई बाय 4x-3 और 5 मल्टीप्लाई होगा 4x-3 के साथ और -2 इंटू 2x+1। मैं इसका एलसीएम बिल्कुल वैसे ही ले रहा हूँ जैसे मैं सिंपल फ्रैक्शंस का एलसीएम लेता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से 20x - 15 और ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय सिंगल फ्रैक्शन के अंदर ना डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं होती, तो अगर आप उसको ऐसे भी छोड़ेंगे ना तो कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 20 - 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा भाई 16x और 15 और 2 हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2x+1 और ये आपके पास हो जाएगा 4x - 3। तो जनाब ये वाला पेपर यानी कि ये वाला सेशन हमारा मुकम्मल हुआ। इसके अंदर हमने इस पेपर को कंप्लीट तौर पे सॉल्व कर लिया है और इसका तीसरा सेशन यानी कि पेपर मुकम्मल। अब हम अगली क्लासेस के अंदर आगे वाले पेपर्स को देखेंगे, यानी कि हम पीछे से आगे आ रहे हैं। तो अक्टूबर नवंबर हम कर चुके हैं, मई जून हमने कर लिया 2025 का। अब हम जाएंगे 2024 की तरफ और हम पीछे के पेपर्स को जाके देखेंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई थी और किस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा न्यू सिलेबस के हिसाब से ये पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अब न्यू सिलेबस में ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस के लिए है नहीं, तो मेरा ये ख्याल है कि हम 2024 पे जाने के बजाय 2025 का अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट कर लें दूसरा, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं और मेरी आप लोगों से एक बहुत छोटी सी इल्तिजा है कि जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं ना तो काइंडली लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को और इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख सकें। थैंक यू सो मच।